चाबी कहाँ है? क्या तारा बाबूजी के तकिया के नीचे बा। भैया जी उड़ा देंगे सरदार खान को, इतना गोली मारेंगे कि पूरा बदन उसका छलनी हो जाएगा। इतना बड़ा हो गई, ब्याह नहीं हुआ, विधायक जी को कूट दिए। हाँ हाँ क्या किए थे? गोली लगा है। हाँ, गोली लग गया। उसी के मारे आप हाँ। टाप दो ठू। भाई भट्ट साहब जब काम देखते थे तो वो बहुत जोर जोर से तारीफ किया करते थे। उन्होंने कहा वाजपेयी तुम पीते हो? जी मैं पीता हूँ। सस्ती वाली। तो सस्ती बात, मतलब जाहिर सी बात है, हम उस समय तो मतलब ताड़ी पीने का भी पैसा नहीं होता था यार। तो नजर ज्यादा कहाँ थी, बोतल पे या जबान पे? भट्ट साहब ने मुझे देखा, दूसरा बनाया क्या तुमने? देखो आराम से पियो वाजपेयी, तुम गरीब लोग जो है इसको ताड़ी की तरह पियोगे। उसके बाद जो मेरा माथा घुमा है, भट्ट साहब 4-5 दिखाई दे रहे थे। आवाज भी जो है उनकी बड़ी मफल्ड। हाँ भाई भाई। 50 रुपया शायद आप उधार लेकर दिल्ली निकले थे और कोई आप दोस्त था, वो कहते थे भिखमंगा हो तुम। रविंदर चौधरी मेरा दोस्त। 50 रुपया लौटाया नहीं लौटाया आप? नहीं हम कभी लौटाते थोड़ी हैं, दोस्तों का पैसा नहीं लौटाता। हमको लग रहा है इसीलिए पंकज जी ने भी चप्पल उठाने वाला लौटाई नहीं। जब सुपरस्टार ने पूछो तो फिर वही शाहरुख सलमान आमिर आता है जी। आता नहीं आप लोग के मन में कि यार ये क्या रह गया, मतलब जो उनको है जो हमको नहीं? सुशांत सिंह राजपूत, आपसे कैसे रिश्ते थे उनके? बहुत अच्छे, बड़े भाई की तरह मानता था। क्रिकेट देखते हैं सर? सचिन तेंदुलकर जिस दिन से रिटायर हुए मन उठ गया। क्या था सचिन में ऐसा जो आपको इतना मजा आया? विराट कोहली, रोहित शर्मा आज दुनिया की बेस्ट टीम में बेस्ट प्लेयर्स हैं, राइट? लेकिन वो लोग टीम को कंधों पे नहीं लेके चल रहे हैं। वो पुराने दिन आशिकाने दिन, होश की नमी में भीगे वो पुराने दिन। एक बात आपने कही जिसको सुन के मैं कल रात मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ गए। मैंने फोन पर अपने पिताजी से कहा कि बाबूजी अब हो गया, हाँ जाइए। जाइए। 1 महीने या 2 महीने से वो होश में भी नहीं थे। तो मेरी छोटी बहन ने कहा कि आप बोलिए इनको जाने के लिए। मैंने कहा ठीक है, तुम फोन बाबूजी के कान पे लगा दो। हैप्पी मैरिज लाइफ का फॉर्मूला क्या है? पत्नी हमेशा सही होती है। भोजपुरी सिनेमा को लेकर इतना सारा क्वेश्चन होता है कि यार अश्लीलता परोसी जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपना रीजनल सिनेमा जो है उसको थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल ले जाए? बिहार वाले इतने यूपीएससी काहे क्लियर करते हैं? ये पावर भैया जी में जो हमने देखा, ये हमने पहले सुना है। हाँ। हमने सुना है कि मनोज वाजपेयी जी जो हैं वो अपने इलाके में गुंडाई करते थे। कब आ रही भैया जी? 24 मई को। क्योंकि उस पर भी मीम बना कि पकड़ किसी ने खींचा और लिखा भैया जी कब आ रही है। हजरात हजरात हजरात, 50 रुपया उधार लेकर एक लड़का बिहार से दिल्ली चलता है, फिर दिल्ली से वो मुंबई पहुंचता है, भीखू मात्रे बनता है, मुंबई पे राज करने की बात करता है और आज 30 साल बाद 100 पिक्चर करके फिलहाल वो हमारे स्टूडियो में बैठा है। मनोज जी आपको सलाम। थैंक यू वेरी मच। आप ही का डायलॉग है कि करारा जवाब मिलेगा। हाँ। हमको लगा हम आपसे कह दें कि भाई जवाब सारा करारा दीजिएगा। हाँ, जवाब तो करारा ही होगा। चुनाव चल रहा है, पॉलिटिकल मत होइएगा। नहीं बिल्कुल नहीं। 30 साल जितना हमारा उम्र है उतना पिक्चर कर डाले। हाँ, उतना साल आप गुजार दिए। हाँ। 100वां पिक्चर। आदमी के मन में सवाल आता है, हमसे ज्यादा लोग कहे लिख के कि यार जब हम लोग लड़का थे तब भी मनोज जी जवान थे, हाँ। हम लोग जवान हुए तब वो मनोज जी जवान है, अब हम लोग बुढ़ाने की तरफ बढ़ रहे हैं तब वो मनोज जी जवान है। जड़ी बूटी मिल गया है। बहुत सब पाए थे। हाँ? कहाँ से पागल थी, कहाँ से इतना सब हो गया? मतलब पता नहीं कैसे हो गया, ये तो चमत्कार सा ही लगता है, क्योंकि मैंने तो कभी गिना नहीं था कि मैं इतने फिल्में कर चुका हूँ। वो भैया जी का डायरेक्टर है, उसने एक दिन आके बोला कि सर 100 फिल्म मैंने देखा विकीपीडिया पे कि आपके 100 फिल्म हो गए। विकीपीडिया या IMDb कहाँ पे? तब मुझे एहसास हुआ कि ये 100वीं फिल्म जो है हो सकती है हमारी। भैया जी मतलब कभी, क्योंकि सर झुका के आप काम करते रहे तो उसमें आप गिनना भूल गए, क्योंकि काम ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। गिनना कभी मतलब दिमाग में नहीं आया कि चलो यार गिनते हैं कि कितनी फिल्म कर चुके हैं। नहीं, लेकिन हमारे मन में कई बार ये ख्याल आता है कि यूपी बिहार में जो लोग हैं वो पिक्चर देखना बड़ा पसंद करते हैं, जी। मध्यम वर्गीय या हाँ। जो गरीब परिवार से आते हैं जी। लेकिन हमारा लड़का काम करे ये पसंद नहीं करते। हाँ, वो कहते हैं यार कहाँ नाचने गाने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो जब आप 100 पिक्चर कर रहे हो हाँ। तो पीछे मुड़ के देखते हो तो कोई कहा, आपको याद नहीं है कोई गांव देहात में कहा हो या बाबूजी कहे हो कि यार यही काम धंधा कर लो? मेरे ग्रैंडफादर जो है बहुत तकलीफ में आ गए थे जब उन्होंने सुना कि मैंने जो है रामजित से ग्रेजुएशन करने के बाद, हाँ। मैंने जब ये न्यूज़ अपने फैमिली को दिया था तो उन तक बात पहुंची, और जब मैं वापस गया तो उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया था, मेरे ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने। हाँ वो बहुत नाराज़ थे। मतलब क्या वो उनका कहना था, क्या ये भांडगिरी शुरू कर दिया, और भांड मतलब हाँ। नचनिया बोलते थे। हाँ, मतलब हमारे कहते ना कि नचनिया गवैया। हाँ,
बिल्कुल। तो वो बहुत नाराज़गी थी उनको। बाकी जो समाज था वो थोड़ा-सा पीठ पीछे ज़्यादा हँसता था कि ये ये कौन-सा काम करने गए हैं ये। तो मुझे लगता था कि इन लोगों को पता नहीं है कि थिएटर होता क्या है। उनके लिए थिएटर था कि रामलीला या फिर नौटंकी या गाँव में लौंडा नाच। या गाँव में लौंडा नाच, उनके लिए यही सब था। उनको उनका एक्सपोज़र नहीं था, तो मैंने भी कहा कि किसको-किसको मैं सफाई देता फिरूँगा। तो बहुत कम मैं गाँव जाता था। मैं 1.5 साल में 1 बार, 2 साल में 1 बार, 3 साल में 1 बार मैं जाता था गाँव। तो इसलिए कभी उस तरह से लगा ही नहीं कि इनको मुझे आंसर करना है। नहीं तो आपको गंभीरता से लेना कब शुरू किया लोगों ने? मतलब एक तो होता है कि आप चले गए, फिर हुआ कई बार लोगों ने डाउट किया, जैसे ओमपुरी जी का मैं कहीं सुन रहा था कि जब वो ओमपुरी जी और नसीर जी बॉलीवुड में गए तो लोगों ने कहा बे तुम्हारी शक्ल देख के तुम हाँ, कैसे यकीन कर सकते हो तुम हीरो बनोगे? मुझे तो गंभीरता से सत्या के बाद ही लेना शुरू किया लोगों ने। बाकी समय तो उनको लगता रहा कि थोड़ी बहुत गंभीरता उनके अंदर में आई थी जब स्वाभिमान सीरियल करता था मैं डीडी पे। हुँ। तो वो रोज़ आता था और गाँव देहात में या फिर दिल्ली जैसे शहर में औरतों में बहुत पॉपुलर था, औरतों बच्चों में। दोपहर में वो सब देखते थे, तो उनमें बहुत पॉपुलर हो गया था मैं। तो थोड़ी बहुत गंभीरता उनके अंदर आई थी, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन सत्या के बाद उनको लगा कि ये कुछ अनोखा काम हो गया। क्योंकि सत्या के बाद बहुत सारे मुझे इतना पता है कि न सिर्फ एक्टर बनने के लिए, डायरेक्टर बनने के लिए लोग भागे, हुँ। बल्कि अचानक बिहार के लोगों को लगा, छोटी जगहों के लोगों को लगा कि अगर ये बन सकता कुछ, गांव छोड़ के, घर छोड़ के अगर ये कुछ बन सकता है, तो हम क्यों नहीं? तो बाकायदा एक बहुत पलायन हुआ बहुत सारे यंग लोगों का। नहीं, हमने सुना कोई शायद के मेनन साहब ने शायद कहा था कि अगर सत्या ना होती तो आप जैसे लोग या इरफान खान या नवाज जैसे लोग जो आगे बड़े अच्छे अच्छे कलाकार बने, हम्म। ऐसी फिल्में ना मिली होती तो शायद इनको उम्मीद ना होती और फिर आज ये सब इतने बड़े स्टार ना होते। बेसिकली के का कहना यही है कि हम जैसे नाक नक्श वाले लोग और थिएटर से आए हुए लोगों को कैरेक्टर रोल के अलावा कोई सोचता नहीं था। लेकिन बीकू महात्रे ने पॉसिबल किया हम सब के लिए, मुझे मेरा करियर दिया और मेरे जैसे जितने भी थिएटर के लोग थे और दिखने वाले लोग थे आड़े टेढ़े, सबके बारे में बड़ी गंभीरता से लोग सोचने लगे उनको लीड रोल देने के लिए। तो जैसे जैसे चीज़ें मैं करता गया वैसे वैसे मेरे लिए चीज़ें खुलती गई। न सिर्फ चीज़ें मेरे लिए खुली, बल्कि जो मेरे साथ के थे या मेरे जैसे देखने वाले थे या मेरे बैकग्राउंड। अरे आप सुंदर दिखते हैं, आप हाँ, काहे अपने आप को नहीं, नहीं, अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं? मतलब जिस तरह के की जो हमारी हिंदी फ़िल्मों में रिवायत है जिस तरह की। चॉकलेटी चेहरा वाला। हाँ, एक ख़ास तरीके का गुड लुकिंग, हाँ, बॉडी कन्वेंशनल वॉडी बढ़िया कन्वेंशनल होल। गुड लुकिंग हाँ। बॉडी-वॉडी, तो वो उन सब से अलग था मैं। तो और ये सब अलग थे, इरफ़ान हो चाहे के हो, फिर बाद में नवाज़ आया। नवाज़ जब तक आया तब तक चीज़ें बहुत बदल चुकी थी। हालाँकि उनका भी लंबा स्ट्रगल रहा, लेकिन हमने हाँ, सुना कि सत्या में जो सीन है जहाँ पर आप ऊपर खड़े होकर पहाड़ पे चिल्लाते हैं, हाँ, हाँ। वो एक्चुअली हमको कहा कि आपकी बिल्कुल हालत खराब थी, हालत टाइट अब थी मुझे और नीचे पैर पकड़े थे शायद हाँ, लोग। मुझे वर्टिगो है। हाँ। मतलब ऊँचाई से जो है मैं नीचे नहीं देख सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। और आप अनुराग कश्यप और सौरभ शुक्ला गाली दे रहे थे। हाँ, उनको गाली देता था कि ये क्या, मुझे हटाओ यहाँ से। हाँ, जब मैं डरता हूँ तो गुस्सा होता है। हाँ। गुस्सा जो है मेरा मेन इमोशन होता है और गुस्से में फिर गाली निकलती है। तो डर के कारण गुस्सा आ रहा था। तो अब गुस्से में उन लोगों को गाली दे रहा था मैं। लेकिन बेचारे बहुत कोशिश कर रहे थे सब कि तो अंत में ये हुआ कि यार किसी तरह से और कुछ नहीं, गिनती गिन ले वहाँ पे। बाद में हम डबिंग कर देंगे डायलॉग। तो एक्चुअली वहाँ पे मैंने कुछ और बोला है वो कितना रियलिस्टिक सीन लगता है और वो। उसको डबिंग किया मैंने जा कर के, क्योंकि मेरी हालत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। नहीं तो जैसे नवाज भाई का जिक्र आपने किया, नवाजुद्दीन ने जब कुछ फिल्में कर ली और हिट हो गए, तो उन्होंने कहा यार अभी गुंडई वुंडई मार खाना या मारना ही रोल नहीं करूंगा मैं, अब हमको करना है रोमांस। हाँ, और उन्होंने कहा बहुत अंदर से कीड़ा निकल रहा है मेरे, और उन्होंने कोशिश भी भरसक की है हाँ, इस हाँ, बीच में। जी, तो मनोज वाजपेयी को लेकर एक सवाल आता है, कई लोग हमसे लिखे भी, कल हमने एक फेसबुक पे पोस्ट डाली थी जी, तो उस पे हजारों कमेंट आए, तो हाँ, कई हाँ, लोगों ने कहा यार हमको टिपिकल वो रोमांटिक वाला मनोज वाजपेयी देखना है। हाँ, हाँ, वीर ज़ारा में मिला था प्रीति हाँ, जिंटा का हाँ, मौका, जी। लेकिन फिर बीवी भाग गई। हाँ, 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 हाँ। बीवी दूसरे के साथ चली गई। हाँ। और कमाल बात है कि मुझे ही विलेन मानते हैं लोग। हाँ। लेकिन ज़ुबैदा में हाँ, किया और था उसमें मैंने। उसमें काफी लोग नाराज होते हैं कि हाँ, बहुत टॉर्चर किए थे आप। मैंने तो टॉर्चर किया ही नहीं था। गलत काम उन्होंने किया।
भाई तो गलत काम जब आप करोगे और जब राजा आदमी रहेगा तो भाई अपने पावर का इस्तेमाल को तो करेगा। गजब। जुबेदा में मैंने किया था, जुबेदा में रोमांटिक रोल था। अ, एक तरीके से मैं पिंजर को ही मानता हूँ लेकिन दूसरे स्वाद का। लेकिन हाँ, मैं कैरेक्टर और कहानियों पे मैंने ज़्यादा फोकस किया। कभी ये नहीं सोचा कि यार रोमांटिक रोल करूँ या ये थोड़ा सा सीरियस रोल या करूँ। डायरेक्टर को आप में खाली भैया जी दिखा? डायरेक्टर को दिखा कि मैं उस कहानी को कर सकता हूँ और एक्शन कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं ये वाला एक्शन एक्शन कर सकता हूँ। डायरेक्टर को लगा और एस विजयन जो बहुत बड़े लेजेंडरी एक्शन डायरेक्टर हैं तमिलनाडु के, उनको लगा कि मैं कर सकता हूँ। ये अलग बात है कि मैं इस समय आपके सामने बैठा हूँ, बहुत टूट-फूट चुका हूँ। लेकिन पर्दे पे देख के अच्छा लग रहा है कि ये सारा अचीव किया हमने भैया जी में। ना, लेकिन भैया जी में जो हमने देखा, ये हमने पहले सुना है। हाँ। हमने सुना है कि मनोज वाजपेयी जी जो हैं वो अपने इलाके में गुंडई करते थे। स्कूल के बाद लौंडा लफाड़ी लेके जाते थे मार पिटाई करने, और खूब लड़ाई झगड़ा किए हैं। जी, 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 जी। वो एक समय था जब हम 11th-12th में थे, तब वो थोड़ी-सी कहाँ बिहार में कहाँ मार पिटाई किए थे? बेतिया शहर था, हाँ, तो हम लोगों का भी अपना दल था। कुछ नाम वाम रखे थे दल का? ना कोई नाम, वहाँ वहाँ नाम नहीं रखते हैं। वहाँ पर तो मतलब 4 5 6 7 8 लौंडे जो साथ में घूमते फिरते हैं। तो इस इलाके के लौंडों की लड़ाई दूसरे इलाके से। तो अब उस इलाके में सिनेमा हॉल में फिल्म लगी है अमिताभ बच्चन की, अब उधर जाना है तो सबसे बड़ा रिस्क है। अब उसी हॉल में लगी है, तो सब तैयारी से और जाते थे अमिताभ इधर। को देख के आपको हीरो बनने का शौक चढ़ा था? सब तैयारी से जाते थे फिर। वहाँ पर कभी-कभी जो है मतलब चीज़, 30 साल पहले से भैया जी की ट्रेनिंग आपकी चल रही थी? मतलब बहुत भैया जी वाले काम बहुत सारे किए हैं हम लोगों ने 16-17 साल की उम्र में। उसके बाद छोड़ दिया सब कुछ, दिल्ली आया तो सब छूट गया। ना, ब्याह होने के बाद तो अच्छा अच्छा आदमी सुधर जाता है। ब्याह कहाँ हुआ था उस अरे समय। बाद में हुआ जब। बहुत बाद में, बहुत बाद में। बट हमने सुना कि भीखू मात्रे वाला कैरेक्टर जो था वो शायद आपने अपने गांव के ही किसी उससे उठाया था। हाँ, मेरे अपने शहर का एक था। वो कलरफुल हाँ, कपड़ा उपड़ा। हाँ, कलरफुल पहनता था। वो जितेंद्र का बहुत बड़ा फ़ैन था हम्म। और उसने एक आध मर्डर भी किया था। तो तो उसका उसका पूरा उठाया था मैंने, हम्म। पहनने का, और फैब्रिक उसका उसका लिया था, प्लस जिस तरीके से वो चलता था यहाँ तक का बटन खोल करके, तो वो पूरा वहाँ से लिया था। बाकी जो हाई पिच पे बात करना वो कहीं और से लिया था मैंने। तो कई सारी चीज़ें मिला करके आप एक एक्टर को खड़ा करते हो। तो जैसे ये वाली पिक्चर आई अभी भैया जी। जी आ रही है, इसमें आपने कुछ उठाया कहीं से दाएं बाएं से, यहाँ पर दाएँ-बाएँ से नहीं या उठाया डायरेक्टर साहब ने कहा कि कर दो तो कर दिया? हाँ, नहीं, वो चीज़ें जब हम तैयारी करना शुरू करते हैं, तो इसमें जो भैया जी हैं, जब फ़िल्म शुरू होती है तो इनका लेट शादी हो रहा है, हाँ, क्योंकि बहुत लेट शादी, ये मतलब समस्या कई पिक्चर में रहा हाँ, आपके साथ। हाँ, बहुत वो सारे। सोनाक्षी वाले में यही था। तो उनकी लेट शादी होने वाली है और सौतेला छोटा भाई, उसकी ज़िम्मेदारी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी हाँ। है। जो लड़की इनका वेट कर रही थी, वो भी जो है थोड़ी ज़्यादा उम्र होने तक वेट कर रही थी। अब चीज़ें वहाँ भी नहीं हो पाती हैं, कुछ एक हादसा होता है। भैया जी एक्स बाहुबली हुआ करते थे, हम्म। सब कुछ छोड़-छाड़ चुके हैं जब फ़िल्म शुरू होती है तो। और वहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं कि क्या भैया जी उसी तरीके से पारिवारिक रहेंगे या फिर अपने पुराने दिनों में जाएँगे। हम्म। पूरी कहानी उस बात की है, उस कॉन्फ्लिक्ट की है। नहीं, तो जैसे हमने जितना देखा इस पिक्चर का ट्रेलर, जब पहली बार आया था, टीजर ही आया था, जी। तो आप लेटे हुए थे, हाँ, और फिर वो एक जो यूपी बिहार में कहते हैं भौकाल, हाँ। कि भैया जी का भौकाल टाइप था, तो पड़े थे हुँ। लेकिन आदमी की हालत फटी पड़ी हाँ, थी। तो भैया जी ऐसे हुआ करते थे। ऐसे हुआ करते थे। अभी आपको जो है बाकी फ़िल्म देखनी पड़ेगी। चलिए, वो तो दर्शक देख लेंगे। हाँ, अब हमने ये भी सुना कि 50 रुपया शायद आप उधार लेकर दिल्ली निकले थे, और वो कोई आप दोस्त था, वो कह रहे थे भिखमंगा हो तुम। हाँ, रविंदर चौधरी मेरा दोस्त, अभी भी बहुत अच्छा दोस्त है वो। तो 50 रुपया लौटाया नहीं लौटाया अब? नहीं, नहीं, हम कभी लौटाते थोड़ी हैं। दोस्तों का पैसा नहीं लौटाता मैं। जब अब अनलेस एंड अनटिल कि वो भुखमरी में हो, तो भुखमरी में अगर हुआ करते थे वो लोग, तो भाई आपके पास 50 क्या, फिर 2000 है तो 2000 दे दीजिए। तो दोस्ती तो यही होती है। लेकिन लौटाते होता दोस्तों का पैसा थोड़ी लौटाया जाता है। वो हमको लग तो रहा है इसीलिए पंकज जी ने भी चप्पल उठाने वाला लौटाई नहीं। पंकज प्यार बहुत करता है। किया था बहुत, हमने एक हाँ, इंटरव्यू उनका। जी, अच्छा इंटरव्यू, बहुत प्यारा इंटरव्यू था। जी।
तो हम दोनों जो हैं बहुत कभी कभार मिल जाते हैं मुंबई में। मैं उसके घर जाता हूँ और उसके घर का जो है मीट भात खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बैठते हैं, फिर बैठकी होती है, कुछ एक लोग मिल जाते हैं थिएटर वाले लोग। अब पंकज जी हुए, आप हुए, 2-3 लोग को देखकर कई बार लोग कहते हैं कि यार मिट्टी की खुशबू रह गई। हाँ हाँ। आमतौर पर बदल जाती है। कई जी सारे एक्टर्स हैं जी। जिन पर कई तरह के आरोप लग जाते हैं कि यार थोड़ा बदल गए, ये हो गया। हाँ हाँ हाँ। आप लोग में अभी भी वो रॉपना है। जी। तो ये क्या वजह थी कि बाकी सब में तो नहीं होता, आप लोग मेंटेन कर ले गए? चाहे पंकज जी हैं, अभी भी है वो। मेरे ख्याल से हम लोग बहुत ही ठेठ गांव से आए हुए लोग हैं और दोनों जो हैं किसान परिवार से हैं। तो उसको हम बदलना भी चाहें तो हम फेल हो जाएंगे। वो क्योंकि वो अंदर तक है। डिफॉल्ट डीएनए पहुंच गया। डीएनए है वो किसान परिवार का कोई आदमी बदल जाए ये नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। मैंने कुछ एक हरियाणा के एक्टर्स हैं वहाँ पे और वो भी किसान परिवार से आते हैं। वो भी बिल्कुल रणदीप जी। एक रणदीप है या फिर मेरे साथ जयदीप है। हाँ, ये सब जयदीप लोग प्रसाद। बड़े नॉर्मल लोग हैं और बहुत ही ज़मीनी लोग हैं। तो इन लोगों का बदल पाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। नहीं तो कई बार मेरे मन में एक ख्याल आता है कि जैसे मनोज जी हैं, आप किसी से पूछिए रैंडम हाँ। कि इंडिया में बढ़िया कलाकार कौन है, जी। एक नंबर का एक्टर कौन है, तो आपका नाम आता है। जी, पहले जी। इरफान जी थे, जी, जी। अभी जयदीप जी का नाम बड़ा चलता है, और जी। बहुत सारे एक्टर हैं, विजय जी, जी जी। हैं, जी। के मेनन सर बड़े जी, पसंद जी। है। लेकिन जब सुपरस्टार ने पूछो तो फिर वही शाहरुख सलमान आमिर आता है, जी। या कोई नया लड़का है जो जा रहा है बम्बई, हाँ, तो हाँ। उसके सपने में वही 3-4 लोग आते हैं। हाँ, हाँ। तो आप लोग के मन में कभी आता नहीं कि यार 100 पिक्चर बहुत बड़ा नंबर होता है। हाँ, हाँ, बहुत बड़ा नंबर होता है। 30 साल काम किए, 100 जी। पिक्चर किए, हुँ। और अपने दम पर हिट किए बहुत सारी फिल्में। हुँ, हुँ। और हर आदमी जो कहता है कि यार इस लेवल का एक्टिंग कोई कर नहीं सकता, एक से एक है। जी। सोशल मीडिया में मीम्स में आप अकेले भरे पड़े रहते हैं। जी। वासेपुर तो कम से कम 100 बार हम देखे होंगे। हाँ, हाँ। तो फिर आता नहीं आप लोग के मन में कि यार ये क्या रह गया, मतलब जो उनको है जो हमको नहीं है? नहीं, दो तरीके के एक्टर्स हैं। एक एक्टर हैं, एक हीरो हैं। हीरो जो है उस अपने करिश्मा, अपने जिसे कहें लक, हम्म। दोनों चीज़ें उसके लिए बहुत काम करती हैं। हम्म। और जब थिएटर में दर्शक जाता है तो वो किसी कैरेक्टर को देखने नहीं जा रहा होता है। हम्म। वो अपने एक चहेते हीरो को देखने जा रहा होता है। हमारे पुराने ज़माने में भी, इसके पहले भी बहुत जितने सारे हीरोज़ रहे, कोई ये थोड़ी देखने जाता था कि भाई कमाल का परफॉर्मेंस देखने जा रहा हूँ। नहीं, उनका पहले ये होता है कि अब इस फ़िल्म में फला हीरो ने क्या किया है, चल के देखा जाए। उसकी एंट्री पे तालियां बजती हैं, वो नाचता है तो तालियां बजती हैं, वो मुस्कुराता है, रोमांस करता है, फाइट करता है तो तालियां बजती हैं। नहीं तो ये वाला तो हीरो बनने का आपकी इच्छा नहीं हुई? हम लोग उसमें ट्रेन ही नहीं थे। और अब मेरे मुझे ये लगता सवाल है। मैं इसलिए टोक रहा हूँ सर आपको। हाँ। आप दिल्ली से गए, जी। शाहरुख खान दिल्ली से गए। शाहरुख खान का भी कोई गॉडफादर इनिशियल डेज में नहीं था, जी। आपका भी कोई माई बाप वहां पर नहीं था। जी। जी। आज के टाइम में बॉलीवुड की शुरुआत जब होती तो कहा था कि 1 नंबर से शाहरुख खान से गिनती अब शुरू होती है, जी। जी। सारी कहानी। तो यात्रा तो एक ही रही लगभग। यात्रा से बात थोड़ी बनती है। बात है कि आप करना क्या चाहते थे। हम्म। मैं बिहार से मुंबई जा सकता था, हम्म। मैं दिल्ली क्यों आया? थिएटर। थिएटर करने आया। तो वहीं से बात अलग हो जाती है। जैसे ही मैंने डिसाइड किया कि मैं थिएटर करूँगा, हम्म। तो इसका मतलब कि मेरी पूरी मंशा अभिनय पे केंद्रित हो गई हम्म। कि मैं इसमें अच्छा करना चाहता हूँ ज़िंदगी में, और इसको पहले सीखूँगा तभी मैं मुंबई जाऊँगा। हम्म। वही किया मैंने। तो मन में ये कभी नहीं था कि मैं स्टार बनूँगा या मैं बम्बई जाता हूँ, डांस क्लासेस जॉइन करता हूँ, घुड़सवारी जॉइन करता हूँ, मार्शल आर्ट जॉइन करता हूँ, जो कि लोग करते हैं, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो एक अलग तरीके के सिनेमा है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, काम करते रहे हैं, और बहुत सारे लोग उसमें काम करना चाहते हैं, उस तरह का स्टारडम हासिल करना चाहते हैं। कुछ लोग कामयाब होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं। लेकिन मेरी मंशा हमेशा शुरू से रही एक बढ़िया एक्टर बनने की, और उसी दिशा में आज तक चल रहा हूँ मैं। तो आपको क्या लगता है कहाँ पर आपका ड्यू आपको मिलना शुरू हो गया? अरे कभी मिलता था, शूल से लगता है कि वासेपुर से लगता है? सत्या से तो मिलना शुरू हो गया हाँ। था, लेकिन जिस तरह के काम मेरे पास आते थे वो मैं करना नहीं चाहता था। अब मैंने तो सुना कि विलन का रोल बड़ा मिलता था बहुत शुरू ज़्यादा, में, बहुत कि ज़्यादा। शाहरुख पीट देगा, सलमान पीटेगा, आमिर हाँ, पीटेगा। हाँ, 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 बहुत ज़्यादा हाँ। बहुत ज़्यादा मिलते थे। और भूखमरी में और गरीबी में पैसे को और काम को मना करना बहुत बहुत
परेशानी वाला काम था, बहुत दिक्कत। सबसे डिफ़िकल्ट काम मेरे लिए उसी दौर में था कि मैं काम को मना कर रहा था, जानते हुए कि मेरे अकाउंट में 1 पैसे नहीं है, जानते हुए कि इसका घर में जिसमें रह रहा हूँ उसका किराया जाना है नेक्स्ट मंथ में। तो वो जब डिसाइड किया था मैंने, वो सबसे कठिन निर्णय था मेरे लिए कि वो ये नहीं करने आया हूँ। ये वही दौर था जिसमें महेश भट्ट जी के यहाँ ब्लू स्क्वाड चला था? वो तो पहले था। अच्छा। हाँ, जब स्वाभिमान सीरियल करता था तो महेश भट्ट जी उसके प्रोड्यूसर भी थे। तब उन्होंने मेरा काम देखा था तो उन्होंने बहुत पसंद किया था मेरे काम। गजब का किस्सा लेकिन था ब्लू स्क्वाड हाँ, का। हाँ सर। मतलब किस्से तो मतलब एक तो किस्सा बढ़िया, ऊपर से जैसा आप सुनाए कि आखिर में वहां हूं। क्या हुआ था उस वक्त, कैसे फोन आया था? नहीं फ़ोन भट्ट साहब बहुत पसंद करते थे मुझे, बहुत ज़्यादा। और क्या देखा था उन्होंने, कौन सा रोल देखा था वो आपका? स्वाभिमान में मेरा काम, स्वाभिमान सीरीज़ जो कि रोज़ आता था सीरियल डेली सोप था और उसके प्रोड्यूसर थे। तो कभी-कभी बैठ जाते थे देखने के लिए कि देखूं तो सही जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं उसमें क्या चल रहा है। तो मैं भाग्य से जो है मेरा वाला एपिसोड आ रहा था और उन्होंने बैठ करके पूरा मेरा देखा और फिर यूनिट के लोगों को फ़ोन किया कि भाई ये लड़का कौन है, ये मुझे पता ही नहीं चला क्या कास्टिंग हुई। तो उन्होंने बताया मेरे बारे में, उन्होंने कहा कि उसका नंबर भेजो मुझे। और उस दौरान में पेजर हुआ करता था, तो उस पर मैसेज आया मुझे, कॉल मी महेश भट्ट, फिर नंबर दिया था। आपको लगा नहीं कोई हाँ, उनको क्यूट बना रहा है? मुझे लगा कि यार ये तो कुछ लग रहा है कोई बेवकूफ़ बना रहा है। लेकिन पीसीयू में जाके देखता हूँ तो उस समय शाम के 7:30 बज रहे थे और पीसीयू से फ़ोन किया तो जब आवाज़ आई हेलो, तब मैं समझ गया ये महेश भट्ट है। मैं मनोज वाजपेयी बोल रहा हूँ। अरे भाई तुम किस मिट्टी के बने हो, तुम कहाँ हो? मैंने कहा जी मैं यारी रोड में रहता हूँ। ऑटो का पैसा है तुम्हारे पास? मैंने कहा जी है। तो ऑटो ले लो और जू के फलां सोसाइटी में आ जाओ। मैं पहुंचा उसी दिन गए थे अगले दिन? उसी दिन, उसी समय बुलाया अच्छा। उन्होंने। महेश भट्ट साहब जब काम देखते थे तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से तारीफ़ किया करते थे, कभी पीछे नहीं हटते थे। और मैं उनके घर पहुंचा, उनकी ये दोनों बच्चे अब तो खैर बड़े हो गए हैं, तो उसमें छोटे छोटे थे। और बुला करके जो है तारीफ़ की। उसके बाद उन्होंने कहा देखो भाई मैं पीता तो हूँ नहीं, तुम पीते हो? तो उस समय मैं भी पीता था। मैं जी मैं पीता हूँ। तो सस्ती उन्होंने वाली? हम तो सस्ती बात, मतलब जाहिर सी बात है, हम उस समय तो मतलब ताड़ी पीने का भी पैसा नहीं होता था यार। तो मैंने कहा जी तो ठीक है मैं तुमको तुम्हारे लिए बनाता हूँ मैं। तो भट्ट साहब एक समय पे बहुत बड़े हाँ। दारू पीने वाले थे, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम थे। तो उनके पास में एक ब्लू लेबल विस्की रखी हुई थी जो कि बहुत महंगी आती है। और उन्होंने कहा वाजपेयी तुमने जो है तुम्हारी ज़िंदगी आज मैं बना दूंगा। जो तुमने परफॉर्मेंस दिया है, तुम नसीर के बाद के समय के सबसे बड़े एक्टर मैंने तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। मतलब मैं तो एकदम सातवें आसमान पे था, क्योंकि अभी तक तो लोग जो है जूते ही मार रहे थे वहाँ पे हमें। तो नजर ज्यादा कहाँ थी, बोतल पे या जबान पे? नहीं, जो तारीफ थी उसी पे थी। लेकिन मुझे लगा ठीक है, कितनी भी महंगी होगी, सारी दारू का काम माथा घुमाना ही है ना, हाँ। तो मत्ता ही घुमाएगा और क्या करेगा ये। लेकिन मैंने एक पिया तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा लगा जैसे पानी पिया। फिर जो मैं दूसरा खुद ही जब चले गए उधर तो चुपके से बना करके मैं पीने वाला था, तब तक भट्ट साहब ने मुझे देखा, दूसरा बनाया क्या तुमने? तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई कि इन्होंने पकड़ लिया। देखो आराम से पियो वाजपेयी, तुम गरीब लोग जो है इसको ताड़ी की तरह पियोगे, तुम आराम से पियो नहीं तो ये ना गिर जाओगे तुम यहाँ पे। मुझे लगा क्या गिर जाऊंगा यार, ऐसा क्या है। और पी गया। उसके बाद जो मेरा माथा घुमा है, जो अगर मैं बता नहीं सकता हूँ। भट्ट साहब 4-5 दिखाई दे रहे थे मुझे। एक भट्ट साहब, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये वाले भट्ट साहब को देखूं या ये वाले भट्ट साहब को देखूं या ये वाले भट्ट साहब। लिटरली 4-5 दिखाई दे रहे थे भट्ट साहब मुझे। आवाज सुनाई पड़ रही थी? आवाज़ भी जो है उनकी बड़ी मफल्ड, वाह। हाँ हाँ भाई भाई यार इस तरह की आवाज़ आ रही थी।
मैं कैसे आया हूँ वहाँ से मुझे ही पता है। तो रात को छोड़ने आए थे वो? नहीं, नहीं, उनको पता ही नहीं चला कि मुझे चढ़ी है। उन्होंने अपनी बिटिया के लिए छोड़ दिया था। नहीं, जो उनका मैंने किस्सा सुना था कि पहली हाँ। बार जब उन्होंने छोड़ा, तो उनका किस्सा था कि उनकी 2 दिन की बेटी ने उनको देखकर मुँह घुमा लिया था। पूजा मेरे ख्याल से। नहीं, हाँ। शाहीन का अच्छा, शायद था। शाहीन की शाहीन, बात आलिया है। की जो बड़ी जी, बहन जी, है, जी, जी। उनको देखकर मुँह घुमा लिया और उसके बाद उन्होंने तय किया, हाँ, हाँ। अब ज़िंदगी में नहीं पीऊँगा। नहीं पीऊँगा। आप जी, भी लेकिन बिल्कुल वो बिल्कुल कंप्लीटली छोड़ा उन्होंने। वो हुए, जावेद अख्तर साहब हुए, तो के किस्से सुने हैं मैंने। आप छोड़ दिए? उम्र के चलते या नहीं, बिटिया के डर से या बीवी के डर नहीं, से? नहीं, मैं तो 14 साल पहले हार्ड लिकर छोड़ दिया था। 14 साल पहले छोड़ दिया था। अच्छा, कई लोगों ने हमसे कहा आपके, क्योंकि यूपी बिहार है, कई लोग आपस में एक दूसरे जानते हैं, जी। तो हमको कई लोगों ने मैसेज किया कि मनोज जी जो हैं उनका घर परिवार बड़ा संपन्न वाला है। वो कई बार कहते हैं कि हम गरीब रहे, पैसा निकले, ऐसा कुछ है या बैकग्राउंड कैसा रहा आपका? थोड़ा-सा लोगों को मेरे ख्याल से वो दूर से जाते हैं ना, तो उनको हाँ एक कोठी दिखती है। हाँ हाँ, यही था कि हाँ, अच्छे कोठी। खासे कोठी वाले हाँ, अमीर हाँ। परिवार से मनोज जी, जी जी, हैं। जी, जी, जी। हाँ वो उनको कोठी दिखती है। हाँ हाँ, तो वो कोठी में मेरी पैदाइश हुई थी हाँ। और उसके बाद मेरे पिताजी के हिस्से में बहुत ही छोटी-सी जितना उनके हिस्से में आई, वो सोचिए ना कि वो इतनी नहीं थी कि 6 बच्चे पल पाएँ। हम्म बाबूजी के हिस्से में 2 कमरे थे उस कोठी में। उसके एवज़ में बाबूजी को दिया गया ज़मीन बगल में कि हम्म आप अपना बना लीजिए। हम्म तो लोगों को कोठी तो दिखती है, हम्म लेकिन वो जो छोटा घर उसके ठीक बगल में बनाया गया वो नहीं दिखती है, क्योंकि वो हम्म पेड़-पौधों से ढका रहता है। हम्म तो ज़ाहिर-सी बात है, हम जॉइंट परिवार में हमारी पैदाइश हुई, हम्म लेकिन उसके बाद हम लोग अलग हुए। अलग होने के बाद जो स्थिति रही मेरे पिताजी की, वो हर हर समय संकट का रहा। 6 बच्चों को पढ़ाना, अ, स्कूल कराना और 6 बच्चों को ग्रेजुएट कराना। स्थिति ऐसी थी कि मेरे पिताजी को जब मैंने कहा था मैं दिल्ली जाऊँगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, तो उन्होंने कहा कि यार, मैं ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा हैं, है ना? तो तुमको भी कुछ देखना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं। तो लोग जो है कोठी देख के सोचते हैं कि मैं बड़ा संभ्रांत परिवार का हूँ। लेकिन उसके बगल का जो घर था और फिर पहले। वही धारणा बना लेते हैं और फिर हाँ, वो। जी। लेकिन बाद में उसी घर को हमने अच्छा भी किया। हम्म सारे भाई जो हैं, हम कमाते गए, मैं कमाता गया, मैं भाऊजी को देता गया कि इसको अच्छे से बना लीजिए। फिर अब ट्रैक्टर भी हुआ, फिर जीप भी हुआ, सब कुछ हुआ भगवान की दया से। फिर हर हर कुछ हुआ। मैंने पंकज त्रिपाठी जी का इंटरव्यू किया था, हुँ, तो पंकज जी ने अपने इंटरव्यू में जो अपने पिता का जिक्र हुआ, तो हाँ। उनके पिताजी का तभी देहांत हुआ था। जी, जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे मन में कई बार ख्याल आता है कि अब मैं किससे पूछूंगा, हाँ, हाँ। वो नहीं रहे। हाँ, हाँ। लेकिन फिर मुझे ख्याल आता है कि मैंने बीते 25-30 साल में कभी पूछा ही नहीं था, हाँ, हाँ। और फिर मैं सोचता हूँ कि ये ख्याल क्यों आ रहा है कि मैं किससे पूछूंगा जब मैं पूछ नहीं रहा था। क्या पूछूँगा? कोई भी चीज़ जब कोई मैं भी कहीं चीज़। जीवन में फंस जाऊंगा, हाँ, हाँ। तो मैं कैसे पूछूंगा। हुँ, हुँ, लेकिन फिर हुँ। वो खुद एक अपनी बात काटते हैं, कहते हैं कि मुझे फिर याद आया कि मैं तो कहीं पूछता ही नहीं था, हाँ, अपनी क्योंकि मर्जी से जी रहा था मैं। क्योंकि हम लोगों की तरफ का पिता-पुत्र का पूरा संबंध ही अलग रहा है। हाँ वो संबंध मेरी बेटी के साथ मेरा नहीं है। लेकिन पिता-पुत्र में, आज मेरे पिता बहुत ही जेंटल आदमी थे, पोलाइट आदमी थे, बहुत हम सारी बातें उनसे करते थे। लेकिन तब भी जो है, एक छोटी जगह का गाँव का एक एक पिता-पुत्र में जो दूरी होती है। ना, हम समझ सकते हैं, हमारे यहाँ भी हाँ, है, जी। होती है। तो वो दूरी हमेशा रही। नहीं, तो ये जी, सवाल सर मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि वो अपने पिता के जाने का एहसास बता रहे थे। जी, मैंने अभी हाल फिलहाल में आपका एक इंटरव्यू देखा, जी, और उसमें एक बात आपने कही जिसको सुन के मैं कल रात मेरे हाथ पांव सुन्न पड़ गए। जी, जी। आपने कहा कि मैं एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था, हाँ, किलर सूप की, किलर हाँ। सूप की, मेरे हाँ, साथ कुछ लोग बैठे थे, जी, और मैंने फोन पर अपने पिताजी से कहा कि बाबूजी अब हो गया, हाँ, अब जाइए। जाइए। जी। क्या था सर वो? और ये बहुत तकलीफ़ में थे, वो 2 साल से बहुत तकलीफ़ में थे। और अ, जब ये बात कहा तब वो 2 महीने से, मेरे ख़्याल से 1 महीने या 2 महीने से वो होश में भी नहीं थे। डॉक्टर तक कह चुका था कि यार, अब अब तो यही कह सकते हैं कि उनकी उम्र हो गई है। हम्म अब हो गई, इन्होंने अपना ज़िंदगी जी लिया है। अब ये कभी भी जा सकते हैं। तो वो तकलीफ़ जो था बाबूजी का, वो हमारे परिवार में किसी से देखा नहीं जा रहा था। सारे परिवार के लोग उनको बोल चुके थे कि बाबूजी आप क्यों, उनसे बात करते थे, वो तो बेहोश थे। बिस्तर पे लेटे रहते थे। हाँ, बेहोश थे, बात करते रहते थे। तब भी जो है, अंत में इन्होंने, मेरी छोटी बहन ने फ़ोन करके कहा कि आप बोलिए बाबूजी को, क्योंकि बाबूजी आपके बहुत करीब रहे हैं। और सब सारे भाई-बहन
तो थे ही मेरे पिता के लेकिन हमेशा एक बेटा जो है बाप के बहुत करीब होता है। बाप मैं बड़ा बेटा था तो हाँ, ज़ाहिर सी बात है बड़े कि एक क्या कहें दोस्त की तरह से थे मेरे हाँ, पिताजी, और बहुत बातें करते थे हम लोग। तो वो बाबूजी के बहुत क्लोज था मैं, क्योंकि जब मैं जाता था तो मेरी माँ भी कहती थी किसी और के लिए नहीं करते हैं ये, लेकिन जब तुम आने वाले होते हो तो शाम को आना है तुमको, लेकिन सुबह से ही ये जाके बाहर खड़े होते रहते हैं ये कि इस समय तक आ जाना चाहिए, इस समय तक आ जाना। तो इतना क्लोजनेस था। तो मेरी छोटी बहन ने कहा कि आप बोलिए इनको जाने के लिए, और मैं शूटिंग पे था, आता जाता रहता बट एक था मैं। इतनी बड़ी बात है कि अपने माता-पिता आपकी जी, बहन ने भी जो आपसे कहा, जी। तो क्या भावना आपके मन में चली जब ये आपकी नहीं, क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि ये अटके हुए हैं। और बार-बार मेरे भाई-बहन भी कहते थे कि ये किसी मोह माया में अटके हुए हैं। समझ नहीं आ रहा था किस चीज़ से अटके हुए हैं। तो शायद मुझे भी लगा कि यार ये कहीं इस बात से तो नहीं अटके हुए हैं कि मनोज नहीं है यहाँ पे। तो और मैं दिल्ली आता था फिर कोच्चि चला जाता था हुँ, शूटिंग के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, तुम फ़ोन बाबूजी के कान पे लगा दो। तो मैंने उनको बोला, बात करना शुरू किया, बताना शुरू किया कि वो कितने अच्छे पिता रहे। मैं उनको बताना शुरू किया कि वो कितने अच्छे पति रहे। उनको बताना शुरू किया वो कितने अच्छे दोस्त रहे। और वो उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी एक पिता और पुत्र और एक पति को बहुत अच्छे ढंग से निभाया। हुँ, और अब उनकी ज़िम्मेदारी इस शरीर के साथ ख़त्म हो चुकी है। अब उनको जाना चाहिए अपने अ, दूसरे शरीर की तरफ। हुँ। यही बात कर रहा था मैं उनसे कि आप जाइए, है ना? आप मेरा इंतज़ार मत कीजिए, आप जाइए। क्योंकि कहीं न कहीं किसी ने कहा था मुझे कि यार तुम्हारे भाग्य में नहीं है कि अपने पिता-माता के मृत्यु के समय तुम रह पाओगे। हुँ, मेरे दिमाग में ये बात अटकी हुई थी। तो मैंने उनको बोलना शुरू किया। हुँ। उसके बाद मैंने मेरी बहन ने फ़ोन लिया, उन्होंने कहा कि तो आपने बोल दिया? मैंने कहा हाँ, बोल दिया। और मेरा जो बॉय था असिस्टेंट मेरे वैन में था, और वो दूसरी तरफ ये बातचीत सुन कर के रो रहा था, दहाड़े मार के रो रहा था। लेकिन ब मुझे ये बोलते हुए कोई रुलाई नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे मुझे ये लग रहा था, क्योंकि अगर मैं अपने स्वार्थ में रहता तो शायद नहीं बोल पाता। लेकिन मैं उनके कष्ट को देख रहा था और मुझे लग रहा था कि ये शरीर जो है अब इनको छोड़ना चाहिए, और जो जीवन और मृत्यु का चक्र है उसके लिए आगे बढ़ जाना चाहिए इनको। मेरा असिस्टेंट रो रहा है, सब लोग रो रहे हैं। मैं अपना गया, शूटिंग किया, जाकर सो गया। और सुबह मैं, यकीन मानो, मैं अभी मेडिटेशन के लिए आंख बंद किया था मैंने, लेकिन मैं सुबह 5 बजे, और गाहे बेगाहे जो मेरा फ़ोन था वो साइलेंस पे नहीं था, है ना? हुँ, साइलेंस पे था, शायद वो घर घर वो वाइब्रेशन मोड पे। वाइब्रेशन। तो वो कहीं रखा हुआ था। अब 5 बजे सुबह मुझे फ़ोन नहीं आता है, कभी नहीं आता है। और मैं मेडिटेशन के लिए जैसे 2 मिनट हुए थे और मुझे एहसास हुआ कि फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है, और मुझे एहसास हो गया कि मेरे माय फादर इज़ गॉन। मुझे उसी समय एहसास हो गया। मैंने मेडिटेशन उसी समय ब्रेक कर दिया। फ़ोन पे देखा मेरा भाई था। पहली चीज़ मैंने फ़ोन उठाया, उसने कहा निकलिए। अच्छा, मैंने कहा गए? हाँ, चले गए। आपने बात किया था क्या? मैंने कहा हाँ, रात को बात हुई थी। एंड ही लेफ्ट द बॉडी। मैं समझ सकता हूँ। मेरी जी, दादी बहुत लंबे समय तक बिस्तर जी, पे थी। एक समय के बाद परिवार भी जी। ये कह देता है कि इतना कष्ट देखने से बेहतर है। हाँ, मतलब आप किसी को कष्ट में देखते हो, आप हेल्पलेस होते हो। आपको लगता है कि ये इसकी भलाई इसमें है कि ये जाए, क्योंकि आप अपने स्वार्थ को कब तक देखोगे कि ये हमारे बीच में हमेशा रहे? क्योंकि हम स्वार्थी होते हैं ना, हम नहीं चाहते कि हम उस दुःख को झेलें। लेकिन वो जो शरीर है, वो अब उसकी उसका समय ख़त्म हो चुका है। अब सोल हैज़ टू ट्रांज़िट। तो ये तो आपके पिताजी से रिश्ता हुआ, आपकी बिटिया भी है। जी। आप कैसे फादर? हम दोस्त की तरह से टिपिकल है, ऑर्थोडॉक्स हैं? नहीं ऑर्थोडॉक्स वगैरह तो क्या फ़ोनो ही फ़ो होंगे। फ़ोनो नहीं चेक करते? नहीं, नहीं, क्योंकि मेरी वाइफ़ जो है वो बहुत ही मॉडर्न है, लिबरल हैं काफ़ी।
तो और परिवार भी हमारा उसी तरीके का है। बेटी के साथ में दोस्ती का रिश्ता है। कोई इस तरह का स्ट्रिक्ट, हाँ मैंने सुना कहीं आप कह रहे थे कि बिटिया हमारी प्रिविलेज्ड है। वो तो प्रिविलेज है ना भाई, वो तो सही बात है। प्रिविलेज लड़की है वो, लेकिन उसको संस्कार और उसको डिसिप्लिन, वो सारा काम जो है शबाना मेरी वाइफ जो है वो बहुत अच्छे से देती हैं। जहाँ पे माता पिता होना होता है वहाँ पे हो भी जाते हैं हम लोग, लेकिन बाकी समय दोस्त रहते हैं। अभी उसके अंदर में ये संस्कार तो ज़रूर है कि जब तक हमने नहीं कहा कि हमने अनुमति नहीं दी कि तुम अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाओ, तब तक इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बनाया उसने। ज़िद करती रही, चीखती रही, क्योंकि उसके बाकी दोस्त बना चुके थे, लेकिन बाकी दोस्तों के परिवार नहीं जानता है, लेकिन उसका परिवार जानता है कि उसके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है। दिस इज़ व्हाट आवर कम्युनिकेशन ओपन रखा। कम्युनिकेशन बहुत ओपन है, बहुत ज़्यादा। मेरी वाइफ ने ये बहुत द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ हर एज अ मदर इज़ दिस। अच्छा, आपकी शादी बड़ी सक्सेसफुल है। आज के ज़माने में बॉलीवुड पर अक्सर यह आरोप लगता है कि कई बार पावर कपल तो होते हैं बट इनसाइडल मामला गड़बड़ होता है। सर अब मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करता हूँ कि शादी वगैरह के जो बारे में कभी कभी लगता है पनौती हो जाएगा। हम शादी, चले आप शादी लेकिन मेरे मन में एक थॉट आता है कि जैसे आपने कहा ना आप एक्टर बनने निकले, जी तो लोगों ने कहा भाई कहाँ नाचने गाने जा रहे हो। हाँ आपकी वाइफ का नाम शबाना है, जी जी। तो घर परिवार में सब संतुष्ट था उस टाइम या आपको बड़ा पापड़ बेलना पड़ा? नहीं नहीं नहीं, मेरे माता पिता और उनके माता पिता किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके घर में नहीं नहीं, हमारी हमारी शादी बहुत म्यूचुअल अग्रीमेंट था सबका। पहले तो हम लोगों का था, फिर बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ किसी को कुछ नहीं। तो हैप्पी मैरिज लाइफ का फॉर्मूला क्या है? नहीं कोई फार्मूला नहीं सर, मैं अरे कुछ तो होगा ना इतने भाग्यशाली हूँ सर, भाग्यशाली हूँ। बस यही जानता हूँ कि पत्नी हमेशा सही होती है। अच्छा, मैंने मनोज जी से सवाल पूछा था, अब वो क्या नाम, पंकज जी से, जी कि आपने क्या देख के शादी की, तो उन्होंने कहा यार देखो रूपवंती थी, हाँ। मुझे लगा मिल जाएगी तो गुणवंती तो मैं बना लूंगा। आपने क्या सोचा था? कुछ तो नहीं, आपका भी रहा होगा ना। नहीं मुझे लगा कि यार पढ़ने लिखने वाले परिवार से हैं, कुछ मुझे भी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ दूसरा था, क्योंकि उनके पिता जो है बहुत पढ़े लिखे आदमी, बहुत बड़े जानकार। तो मुझे लगा कि यार बड़े अच्छे संस्कारी लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई लिखाई का माहौल है, तो इस तरह का परिवार के साथ संबंध बने तो बहुत ही अच्छा रहेगा, मेरा ही फायदा होगा। कई लोगों ने हमसे कहा मनोज जी से पूछे कि वो एनएसडी से निकले हैं, हाँ भोजपुरी सिनेमा को लेकर इतना सारा क्वेश्चन होता है कि यार अश्लीलता परोसी जा रही है, जी। ये हो रहा है वो हो रहा है। मनोज जी जैसे काबिल लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो एक्टिंग की पढ़ाई किए हैं, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि अपना रीजनल सिनेमा जो है उसको थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल ले जाएं, क्वालिटी फिल्म बनाएं? और अब तो इतने सारे लोग भी हो गए हैं जी जी। बिहार से निकलकर, यही सब आपस से मिलेंगे तो पिक्चर भी सुपर डुपर हिट होगी, पैसा भी छाप लेंगे और भोजपुरी इंडस्ट्री का कद भी बढ़ जाएगा। ऐसा कोई पैसे वाली इंडस्ट्री भोजपुरी इंडस्ट्री रही नहीं है, ये एक मिथ है। लेकिन पैसे के लिए तो कुछ नहीं करना है और ना कभी किया है। कोई है मन में कि नहीं। भोजपुरी पिक्चर भी करना को? देखिए एक फिल्म तो हमने बड़ी कोशिश की, उसके राइट्स ही नहीं मिले एक किताब के लिए जो हम करना चाहते थे। दूसरा, भोजपुरी फिल्म की अपने फाइनेंस की समस्याएं हैं, उसके मार्केट की समस्याएं हैं, जिसको हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उस पर और काम करें, ताकि फिल्म बने तो जिसका पैसा लगे उसका पैसा तो मिले। भैया जी भी 100 करोड़ कमाएगी तो उसमें से 100-200 करोड़ तो उसमें से बोल किसने दीजिएगा कहा सर? भानुशाली जी से। बोलिएगा अब भानुशाली जी का भोजपुरी पे कहाँ लगाएंगे? अरे आप कहिएगा कि यहाँ प्रॉफिटेबल करवाए हैं, वहाँ भी हमारे नाम पे बिक जाएगी। लेकिन लगातार खोज जारी है किसी न किसी स्क्रिप्ट की। और दूसरी बात यह है कि मैं बम्बई से कई साल पहले मैं दिल्ली आया था, थिएटर किया, उसके बाद मुंबई गया। ये जब लोग मुझे ये जो नैतिक रीजनल नैतिक बोझ डालते हैं ना कि भाई वो क्यों नहीं करते हैं, मैं कहता हूँ भाई आप ही कीजिए, अच्छी स्क्रिप्ट आप ही दीजिए। मतलब इस सवाल से आपको परेशान किया गया? हाँ, आप ही दीजिए स्क्रिप्ट। आपको लगता है कि बहुत आसान है स्क्रिप्ट, तो आप ही दे दीजिए मुझे, कोई एक रोल कर लूँगा उसमें, लेकिन स्क्रिप्ट तो अच्छी लगे। हमने तो कई साल स्क्रिप्ट का इंतज़ार किया, कुछ एक स्क्रिप्ट भी पढ़े, लेकिन हो नहीं पाया, है ना। सक्सेसफुल मानते हैं अपने आप को कि अब सक्सेसफुल हो गए, अब तो 100 पिक्चर हो गई, 30 साल हो गया? अब उसका डेफिनेशन अलग है। आपकी नज़र में क्या डेफिनेशन है? मेरी नज़र में तो बिकू महात्रे जब मैंने किया था तभी सक्सेसफुल हो गया था मैं। सक्सेस का मतलब है कि आप एक बेसिक कंफर्ट में चले जाते हैं, नहीं तो पाने को तो जहाँ और भी है, आप उसके बारे में सोचते रहिए। लेकिन मैं उस समय मान चुका था कि हाँ
अब मैं एक नेशनल अवार्ड चाहिए था, वो भी मिल गया। एक ही नेशनल अवार्ड की तमन्ना थी, क्योंकि वो भी मुझे मुमकिन नहीं लगता था। एक फिल्म फेयर की भी मिल गया। अब काफ़ी है। अब मैं सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि अब मैं एक्टिंग करके रोजी रोटी कमा सकता हूँ। तो कोई अधूरी ख्वाहिश नहीं है अभी आपकी? मेरी तो कभी भी नहीं रही। मैं तो बड़ा बेसिक में जीने वाला आदमी मैं रहा हूँ आप ही का शुरू एक से। शेर पढ़ रहा था मैं हाँ, कि हाँ, ख्वाहिशों का काफिला बड़ा अजीब है गालिब, अक्सर वहीं से गुजरता है जहां रास्ता ना हो। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए ख्वाहिशें ज़्यादा रखी नहीं ताकि इधर-उधर से गुज़रने की ज़रूरत ही नहीं। हमेशा फ़ोकस स्टोरी, कैरेक्टर, डायरेक्टर, काम पे, क्योंकि बेइंतहा मोहब्बत है मुझे इस काम से, और उसमें मैं कोई मिलावट नहीं करना चाहता हूँ। पैसा कितना जरूरी है? उतना ही कि जिससे कि आपका इलाज अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में हो जाए, आप अच्छे से अच्छी जगह खाना खा पाएँ, अच्छी से अच्छी जगह घूम पाएँ, और अच्छे से अपने बच्चे की परवरिश कर पाएँ। मैंने कई इंटरव्यूज आपके देखे, आपने कहा जिस तरह की फिल्में हम करते हैं यार, यहाँ पैसा नहीं होता। हाँ, पैसा उसमें नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने अपने परिवार को चलाया, वो तो है बाद ना? में अच्छे अच्छे रोल मिले, फैमिली मैन है ना? सुपरहिट रही, वो कई सारी फिल्में और आई। देखिए, उसके पहले तक मेरी बच्ची 9 साल की हो चुकी थी, है ना? तो फैमिली मैन शुरू हुई और बहुत पैसा आया, ऐसा नहीं होता। कई धीरे-धीरे चीज़ें मार्केट में आपकी पोज़ीशनिंग जो है स्ट्रॉन्ग होती जाती है। मार्केट बिहेव्स वेरी डिफरेंटली। इट हम्म। इज़ इट हैज़ नथिंग टू डू विद द परसेप्शन ऑफ द पीपल। मार्केट का पूरा स्वभाव अलग होता है। अच्छा, इरफान साहब की एक फिल्म आई थी मकबूल। जी। मैंने कहीं सुना कि आप भी करने की बड़ी तमन्ना थी, आपने फोन भी किया था शायद कि यार हमको ले लो, 20-21 बार आपने फोन मिला दिया था। विशाल को बहुत बार फ़ोन किया था हाँ, मैंने। उन्होंने हाँ, मना कर दिया। हाँ, उसने नहीं दिया था मुझे। मेरे ख़्याल से के मेनन कर रहा था उस समय, हाँ। उस रोल को। फिर वो फ़िल्म थोड़ी-सी डिले हुई, तो वो डेट के मेनन हम्म। अ अ, फिर वो कुछ और करने चला गया के मेनन, जैसा कि मुझे के ने बताया था। कुछ और करने चला गया था, क्योंकि उसको एक घर बहुत पसंद आया था। तो कमाल क्या। वो घर खरीदना चाहता था वो, हम्म। और उसका घर सच में अच्छा है। उस पे टेरेस है, जिसमें उसमें बागवानी करता है के। बागवानी का बहुत शौक है उसे। बहुत करीबी दोस्त है। तो मौजूदा दौर में जो एक्टर हैं, जैसे आप तो एक, आपने कहा कि खुद भट्ट साहब ने कहा कि नसीर साहब के बाद उस लेवल के एक्टर हैं। वो उस समय, उसके बाद देखिए इरफान आया, फिर उसके बाद के मेनन तो आया। सबसे करीब आप अपने किसे पाते हैं कि आपकी एक्टिंग का जो स्तर है उसके इर्द गिर्द सबसे करीब आपको कौन लगता है कि यार ये लोग हैं ना यार, मजेदार है? नहीं, देखिए, नसीर साहब मुझे हमेशा पसंद पसंद रहे। ओम भाई, इन दोनों के काम से बहुत सीखा है मैंने। हम्म। और फिर बाद में इरफान, के नवाज़, ये पंकज भी, ये सब लोग जो इनके काम जो करते रहे, या अब तो जयदीप राजकुमार वगैरह हैं, इनके काम को देखता हूँ, मुझे लगता है कि बड़ी मैच्योरिटी है। हम्म। तो इनके काम को आप देखते हो, उनसे उनसे सीखते हो, एक्टिंग का अप्रोच सीखते हो, किस तरह का क्राफ्ट यूज़ कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से सीखता हूँ मैं। अभी दोस्त यार हैं पुराने आपके? बहुत क्योंकि सारे हैं। कोई ऐसा है जिसके पास बैठो तो घड़ी ना देखना पड़े कि यार ज्यादा समय हो गया, उठना चाहिए? बहुत सारे हैं। थिएटर के समय के बहुत सारे दोस्त हैं। अ, आपको पंकज के साथ में ऐसा होता है। विनीत कुमार मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पंकज जी तो पंकज के आपके फैन थे। हाँ, पंकज के ठीक बगल में विनीत कुमार रहता है। हाँ। विनीत कुमार मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उम्र में बड़े हैं, लेकिन एनएसडी ग्रेजुएट, और बहुत सीखा उस आदमी से, बहुत समय गुजारा। विनीत के घर जाता हूँ तो मैं पंकज को ही बुला लेता हूँ, या पंकज के घर जाता हूँ तो मैं विनीत को ही बोल देता हूँ, आ जाओ। फिर हम लोग बैठे रहते हैं, फिर हम लोग गप्पे मारते रहते हैं। वो फिर टाइम हम नहीं देखते हैं फिर हम। तो कभी गाते होते नहीं वो पुराने दिन? नहीं, सब गाते हैं, बहुत गाते हैं हम लोग। 4 लाइन अभी सुना, अगर सुना सके अभी तो। पीयूष मिल जाता है तो उसके साथ गाते हैं। पीयूष अभी भी जो है, अगर मैं गाना सशुरू करूँ तो उसको तकलीफ हो जाएगी, फिर अभी बेसुरा गा रहा है फिर भी 2 लाइन तू। अगर सुना दे पुराने दिन, बहुत बड़ा उसको जब लोगों ने देखा तो हाँ, सभी नॉस्टैल्जिया में चले गए। बहुत अच्छा लिखा है पीयूष ने, हाँ। बहुत ही अच्छा लिखा है। वो पुराने दिन, आशिकाने दिन, होश की नमी में भीगे वो पुराने दिन, दिन किधर गए, सब किधर गए, पीछे मुड़ के देखा जाने कब किधर गए, अकेले हैं खड़े, कदम नहीं बढ़े, ये मतलब याद नहीं आ रहा मुझे। दोस्ती यारी क्या है सर आपके लिए? दोस्त कौन होता है? जिसके साथ आपने जीवन का एक बहुत बड़ा लम्हा शेयर किया है, जीवन का एक बहुत बड़ा चंक आपने शेयर किया है। हम्म। अ, मेरे ख्याल से वो वो समय होता है,
दोस्तों के साथ में जब ना आपके आसपास माँ बाप होते हैं और ना आपका परिवार जो बाद में परिवार बनता है, वो जो बीच का समय होता है जहाँ पर सिवाय एक दूसरे के आपके पास में और कोई सपोर्ट नहीं होता है। मैंने सुना दिल्ली में जब आप थे तो आपका दोस्त लोग हाथ पकड़ के सोते थे, अरे वो एनएसडी वाला वो जब। बड़ा ब्रीफ मोमेंट था, लेकिन हाँ वो इससे ये दिखाता था कि वो मेरे लिए कितने कंसर्न थे। वो मुझे देखते थे, एनएसडी का पहले रिजेक्शन के बाद मैं हिल गया था पूरी तरीके से, तो उनको डर लगता था यार कि ये कहीं खुदकशी ना कर ले, जिस तरीके से ये डिप्रेशन में चला गया है। तो वहाँ दूध पकड़ के सोते थे सब, है ना। तो वो 2-3 दिन 4 दिन तक रहा। तो आप इमोशनल व्यक्ति हैं? हाँ हुआ करता, बहुत सेंसिटिव था। हाँ। बहुत पहले बहुत ज़्यादा। ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के बाद बहुत 90% चीज़ें जो हैं बहुत बैलेंस्ड हो गई। तो कभी लाइफ में दौर आया सर डिप्रेशन ऑपरेशन का? एक ही बार आया था, मैंने बताया आपको, एक ही बार आया। उसके बाद नहीं है सारा? नहीं, ऐसा कभी नहीं रहा। क्रिकेट देखते हैं सर? देखता था। सचिन तेंदुलकर जिस दिन से रिटायर हुए, हाँ। मन उठ गया। क्या था सचिन में ऐसा जो आपको इतना मजा आता था? देखिए, गावस्कर के बाद जब सचिन तेंदुलकर आए, एक हाँ। अकेला व्यक्ति, न सिर्फ जिसने खेलने को तरीके को बदला और जो उसका पूरी टेक्निक थी, चाहे वो वनडे हो चाहे वो टेस्ट मैचेस हो, जिस तरीके से क्विकली वो आदमी अडेप्ट करता था अपने आप को। और तीसरी बात, यकीन मानिए, विराट कोहली, रोहित शर्मा हाँ। आज दुनिया के बेस्ट टीम में बेस्ट प्लेयर्स हैं। हाँ। राइट। लेकिन वो लोग टीम को कंधों पे नहीं लेके चल रहे हैं। लेकिन आज सचिन तेंदुलकर दुनिया के 4थे नंबर की टीम को अपने कंधे पे लेके चलता था और साथ में पूरे देश की उम्मीद को अपने कंधे पे लेके चलता था। जब पूरा स्टेडियम चिल्लाता था सचिन सचिन, तो सिर्फ स्टेडियम नहीं, जो टीवी के सामने बैठे हुए 100 करोड़ की जनता, 90 करोड़ की जनता उस समय सबकी उम्मीद को उसी आदमी के कंधे पे होती थी। इसीलिए सचिन तेंदुलकर महान है। यानी आप आईपीएल वाली जनरेशन के नहीं हैं? मैं देखता हूँ बीच बीच में। कोई टीम सपोर्ट करते हैं अभी हैं? आईपीएल में जब चलता है, आरसीबी या सीएसके? मैं देखता ही नहीं हूँ। इस बार भी नहीं, जाता हूँ बीच बीच में कभी कभी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए। धोनी जी, आप बिहार झारखंड से आते हैं, तो जी। कभी आप लोग को नहीं रहा संवाद? कोई संवाद नहीं रहा है। एक फंक्शन में आज से मेरे ख्याल से 13-14 साल पहले मिले थे हम। उस समय धोनी बहुत चुपचाप थे, तो सिर्फ हाय हेलो हुई। उससे ज़्यादा आप बात आगे नहीं बढ़ी। लेकिन मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि भाई बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ मैं आपका। धोनी, क्योंकि धोनी ने छोटे शहर और गांव से आने वाले प्लेयर्स के लिए रास्ता बनाया, उनके लिए उम्मीद जगाया। क्योंकि हम एंड सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कुछ सवाल जो लोगों ने हमें कहे थे पूछ लीजिएगा मनोज जी से स्पेशली, वो हम पूछ लेते हैं। एक सवाल था, बिहार से एक एक्टर आए थे सुशांत सिंह राजपूत जी। मुझे बड़ा ताजुब होता है कई बार कि आज के पीआर के दौर में अभी भी 3-4 साल बाद लोग उनके बारे में हैशटैग चलाते हैं, बिना पेड़ वाला। हाँ। जो दर्शाता है कि मोहब्बत कितनी ज़्यादा थी। कई लोग जाना चाहते हैं कि मनोज जी तो इनसाइडर हैं, क्या हो कुछ अगर बता पाएं उस बारे में? लोगों का ये भ्रम है कि मैं इनसाइडर हूँ। हाँ। मैंने हमेशा कहा है कि इंडस्ट्री के बाहरी कोने पे रह करके मैंने हमेशा काम किया है। जब जब किसी के साथ काम किया तो उस आदमी से दोस्ती हुई मेरी। सुशांत भी मुझे पहले कुछ एक पार्टियों में मिलता था और अपना बहुत सारा स्नेह और प्यार देता था, वो मुझे सम्मान देता था। फिर हमने सोनचिड़िया में काम किया, उसमें बहुत सारी मुलाकातें हुई, हर दिन मुलाकातें हुई। खाना भी बनाता था मैं यूनिट के लिए, खिलाता था सबको। आपसे कैसे रिश्ते थे उनके? बहुत अच्छे, बड़े भाई की तरह मानता था। लेकिन इसको ये ऐसा नहीं कहूँगा कि वो महीने में हम 20 दिन भी मिल पाते थे, ऐसा कभी नहीं होता था। कभी कभी जो है उसका मैसेज आ गया या मैंने मैसेज कर दिया, कभी उसका फ़ोन आ गया। वो मेरा बनाया हुआ मीट भात उसको बहुत पसंद था, तो मैं शूटिंग पे बहुत बहुत खिलाया था मैंने। तो वो बार बार बीच बीच में मैसेज करता था या फ़ोन करता था कि सर जब आप शहर में आए तो खिलाइए। और बहुत अंदरूनी बातें करता था मुझसे कि इंडस्ट्री में कैसे अपना रास्ता बनाया जाए, इन सब चीज़ों को लेकर के। वो क्या है, हैशटैग वाले लोग ना, मैं जैसा देख रहा हूँ कि चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। मतलब अगर कुछ बोलता हूँ मैं तो उसको किसी और लेके चले जाते हैं, किसी और ही तरफ लेके जाते हैं। इसको हमेशा मानना चाहिए कि मैं एक बड़े भाई की तरह से था उसके ज़िंदगी में, एक छोटे दौर
छोटे समय के लिए, और तब तक तो उसकी मृत्यु हुई हो गई। ठीक है, वो क्योंकि मामला अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, शायद इसलिए लोगों के मन में भावना रुकी पड़ी है हाँ, कि मतलब वो देखिए, अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया ना कि क्या था। हाँ, मेरे ख्याल से अब उस पे कुछ छानबीन चल रही थी, राइट? हाँ, अभी भी। हाँ। अच्छा, अब क्योंकि भैया जी आ रही है आपकी फिल्म, हम्म, अब सियासत और बाहुबल का बड़ा गजब का रिश्ता होता है। हाँ हाँ भैया जी में बाहुबल हम देख रहे हैं, बाकी लोग थिएटर में जाएंगे देखने जी के लिए। इस बारे में हमने चर्चा भी इस पॉडकास्ट में की। कई लोगों ने हमसे कहा मनोज जी बड़े साफ आदमी हैं, हाँ वोकल आदमी है, बोल देते हैं, जो दिल में आता है बोल हाँ देते जी हैं, अपने व्यूज को नहीं छिपाते हैं। हाँ हाँ फिर लोगों ने कहा कि ऐसे आदमी को पॉलिटिकली एक्टिव भी होना चाहिए। हाँ हाँ अब तो नाम भी है, रुतबा भी है, सब कुछ है। हम्म। तो आपका कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है? दो चीज़ें, मैं 25-26 साल से मुझे ऑफर होते रहे, कौन कौन ऑफर किया? सारे सारे लोग, सब जगह से हुआ है, ऐसा नहीं कि 2 लोगों ने किया 2 लोगों ने नहीं किया, हाँ। सब जगह से। और मैंने हाथ जोड़ करके मैंने अपने माफ़ी मांगी है सबसे। पहला कि मेरा राजनीति पे बात करना मुझे अच्छा लगता है, मतलब अपने बंद कमरे में। और राजनीति पे का राजनीतिक विश्लेषण करना बहुत अच्छा लगता है। मैं बिहार का आदमी हूँ, बचपन से मेरे, हमारा तो सब चलता हाँ है, जी, चाय टपरी से लेके ट्रेन जी, में। हाँ, तो वो मैं जिस तरह के परिवार से आया हूँ, वहाँ पे राजनीति पे और सिनेमा पे लगातार बातचीत होती थी। तो वहाँ से हमारा एजुकेशन और अखबार पढ़ना, न्यूज़ पढ़ना, ये हमारे परवरिश का हिस्सा रहा है। ये वहीं तक राजनीति मेरे, लेकिन कभी एम्बिशन मेरा राजनीतिक नहीं था, क्योंकि पॉलिटिक्स में जो पहली बात आपने की कि जो मन में आता है बोल देता है मनोज वाजपेयी। अब ऐसा आदमी तो नहीं जा सकता है, बिल्कुल ही नहीं जा सकता कि मैं अपने ही पार्टी के साथ में अगर मेरा मनमुटाव हो किसी बात पे और वो मैं बोल दूं, तो आप समझ सकते हैं कि आज की स्थिति में क्या होगा। दूसरी बात, मैं अपने दर्शक को नहीं बांटना चाहता हूँ। जिस दिन मैंने एक पार्टी पकड़ी, बाकी सारी पार्टी के फॉलोअर्स जो हैं, सपोर्टर हैं या वोटर्स हैं, मैं वो मुझसे कट जाएंगे, वो मैं नहीं करना ये चाहता। बात आपके अपने दोस्तों को नहीं रहते? अनुराग कश्यप जी को या क्यों? वो लोग तो पॉलिटिकली काफी ओपन है, जैसे अनुराग जी हुए नहीं, किसी पार्टी या में नहीं गया। पीयूष मिश्रा जी देखिए, हुए। वो लोग किसी पार्टी में नहीं गए। हाँ, वो किसी बट पार्टी में नहीं आइडियोलॉजी तो अपनी काफी हद तक गए। क्लियर कर जैसे रखी ही आप पार्टी ज्वाइन करते हो ना, आप वोटर्स के लिए आपकी अभिनय की यात्रा ऑलमोस्ट ठप हो जाती है। अच्छा, ये सवाल आप पे हम छोड़ देंगे, आप जवाब दे ना दे, जी। वो आपकी इच्छा होगी, हम जब जी। इस पे दबाव नहीं बनाएंगे। मनोज वाजपेयी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है? कोई आइडियोलॉजी नहीं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मेरी राइट लेफ्ट में या कहीं तो पाते नहीं, होंगे अपने आप वो को। ज़रूरी नहीं है कि आप राइट में हैं, लेफ्ट में रहें। मौजूदा गवर्नमेंट आप जो है, आप एक ऐसा समाज देखना चाहते हैं, या एक ऐसा समाज की परिकल्पना करते हैं जहाँ कोई भेदभाव ना हो, जहाँ पे शांति हो, कानून सबके लिए बराबर हो, महिलाओं बच्चों के साथ न्याय हो और उनको उनका अधिकार मिले। आप यही चाहते हैं, और शिक्षा सबके लिए हो, और रोजगार सबके लिए हो। आप इसी तरीके की एक आदर्श समाज की, आदर्श देश की परिकल्पना करते हैं, और वो आप भी करते हो, वो मैं भी करता हूँ। तो यही पॉलिटिकल आइडियोलॉजी समझ लीजिए। ठीक है, हमारी खामोशी ने सारे जवाबों की लाज रख ली, हम उसको खत्म करते हैं। अभी भी डर लगता है फ्लॉप फिल्मों से? नहीं, बुरी फिल्मों से डर लगता है। हाँ। बुरी फिल्मों से डर लगता है, फ्लॉप फिल्म से मुझे नहीं। तो बुरी फिल्म की डेफिनेशन क्या होती है? जिसको देखते मुझे शर्म आए, जो फिल्म बुरी भी है और वो चली भी नहीं, बात समझ रहे हैं? मतलब तो दोनों तरफ से जो है, इज्जत भी गंवाया और भात भी नहीं खाया। आप समझ रहे हैं? पैसा तो पाया हुआ है ना? सब पैसा आपने उस फिल्म से पाया, लेकिन उस चक्कर में 4 जगह से और जो पैसा आ सकता था वो रुक गया। तो बुरी फिल्म, गलत फिल्म, मैं उसको गलत फिल्म कहता हूँ। आप फ्लॉप फिल्म में के पार्ट हो सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, बट रॉन्ग फिल्म मत कीजिए। तो 100 पिक्चर आप कर चुके हैं, 100वीं पिक्चर आपकी भैया जी है। इसमें 3-4 रॉन्ग फिल्में गई हैं मेरी। कौन सी? नहीं पता। मरवाओगे तुम यार शुभांकर, अच्छा है, मैं तुमसे शाम में मिला करूंगा, सुबह सुबह उठा के तुमको बुलाया मैंने। अच्छा, चाय तो आप अभी भी होम्योपैथिक दवा चाटते हो? हाँ, अभी होम्योपैथिक दवा लोग जानते नहीं, बहुत कम लोग जानते हैं कि उसमें चाट खट्टी नहीं, वो मैं ड्रॉप्स लेता हूँ। हाँ। तो ड्रॉप्स 10 बूंद, फिर 15 मिनट के बाद 10 बूंद दूसरा बोतल। इन लोगों को तो पता होगा ना कि वो दवा है, वो कुछ और नहीं है। इनको पता है। जो अनजान आदमी देखता है तो उसको लगता है कि टिकार है सर। लेकिन कम लोग होम्योपैथिक लेते हैं। आप होम्योपैथिक क्यों प्रेफर करते हो? क्योंकि होम्योपैथिक हमारे नाना जी हमको खिलाते थे,
मीठी गोली वाली। लेकिन वो उसमें मेरे पिताजी बचपन में लेके जाते तो उस समय होम्योपैथिक डॉक्टर बड़े अच्छे हुआ करते थे। पता नहीं क्या चक्कर था कि दो खुराक में आपका फूड डाइजेशन ठीक हो जाता था, एक्जिमा खत्म हो जाता था 5 दिन के खुराक में, आपकी स्किन के सारे रोग चले जाते, आपके बाल गिरने रुक जाते थे। लेकिन आज होम्योपैथी क्यों नहीं काम करती है? मुझे ये सिर्फ जागरूकता नहीं हुई शायद, हाँ? शायद उसको लेके प्रचार प्रसार उतना नहीं। नहीं, लेकिन मैं डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ। अब उनका इलाज साल चलता है, 1.5 साल चलता रहता है, 2 साल चलता है। पैसा कम मिलता हो खींचते करते हो। हाँ, मेरे ख्याल से वो लोग जो है थोड़ा-सा उसका पावर कम कर देते हैं ताकि ये मरीज़ आता रहे ये लगातार, मेरे ख्याल से। आपके नाम पर हमको 2000 सवाल लोगों ने भेजे थे, हाँ, जिसमें से 700 से 1000 सवाल खाली एक थे। क्या? चाबी कहाँ है? उनको बोलिएगा तारा बाबूजी के तकिया के नीचे बा। जाके ले लो तकिया के नीचे। आप एक पिक्चर में एक डायलॉग था कि क्या बवासीर बना दियो। हाँ, हम जब उतना कमेंट पढ़े तो हमको भी वही मुंह से हमारे निकला, हम कहीं क्या कर दियो तुमने। मतलब 2000 कमेंट में 1000 कमेंट लगभग यही था हाँ। कि पूछेगा चाबी कहाँ है। तो मैं तो कह भी रहा हूँ पप्पा के तकिए के नीचे। और फिर हमने चेक किया, हमने गूगल पे डाला चाबी कहाँ है, हाँ। तो हमको एक फ्लिपकार्ट और एक अमेजोन पे, दोनों पे एक बकायदा वो मिला। अरे वो बेच रहे हैं आपका, बेच रहा है। हाँ, तो आप परमिशन दिए कि बिना परमिशन के? वो तो परमिशन जो है वो तो मतलब प्रोडक्शन वासेपुर में नवाजुद्दीन को परमिशन लेना था। वो परमिशन दिया होगा मेरे ख्याल से प्रोडक्शन कंपनी ने जिन्होंने बनाया था, वाईकॉम। गजब पिक्चर थी लेकिन। हाँ, अनुराग कश्यप को उसके लिए जो है श्रेय देना चाहिए। हम लोगों ने तो एक एक्टर की भूमिका निभाई थी। मतलब बहुत सारा सीन ऐसा था कि इतना बड़ा हो गई ब्याह नहीं हुआ। तो ये सब अंदर, ये सब लिख के आए थे या आपका अंदर का था? नहीं, सब लिख के और था। आपकी आंखों में जो हमको वो हैवानियत दिख रही थी, जी उस इसीलिए लिया था उसने मुझे। बट बड़ा अलग रोल था। मतलब मैंने मनोज वाजपेयी की बड़ी फिल्में देखी है, जी। शूल से लेके सारी देखी है, जी। बट वासेपुर में कुछ अलग फ्लेवर था। हाँ, वो 3 थे राइटर्स थे। हाँ। वो स्क्रिप्ट लेके आए थे। तो अनुराग ने उस स्क्रिप्ट को थोड़ा ठीक किया, पहला वाला। दूसरा उसने पूरा का पूरा खुद ही लिखा ना। अनुराग ने। पिक्चर अच्छी तो अलग कहानी, मैं डायलॉग्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो कि विधायक जी को कूट दिए, हाँ क्या किए थे? एसपी ऑफिस में कूट दिए थे। फिर एक वो सीन था, गोली लगा है। हाँ, गोली लग गया। उसी के मारे आप हाँ। टाप दो ठू। उधर के बाप ऐसे ही करते हैं। अगर आप चोट लग जाए तो पहले तो 2 देंगे। हाँ। फिर जो है डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। फिर एक सीन था कि अरे हमको बोली कि नगमा है। मुझे याद है कि वो सीन हम लोग जब रिहर्स कर रहे थे, जब मैंने ये इम्प्रोवाइज किया तो ऋचा चड्ढा चलते सीन में हंसने लगी। काफी अच्छी मेमोरीज है उस फिल्म की। हम लोग उस टाइम कॉलेज में थे, हमारा फर्स्ट ईयर था, तो हमारे यहाँ नियम था कि आधी रात को जब हम लोग आधी रात को खाना खाते थे, तो फिर वो वासेपुर रिपीट चलती थी और हम सबको डायलॉग रट गए थे। हाँ। ये इतना बड़ा हो गए, ब्याह नहीं हुआ तुम्हारा, हर जितना डायलॉग चलते फिरते था, सरदार खान नाम है हमारा, हाँ, या वो हजरात हजरात हजरात, जी। या इतना गोली मारेंगे कि खोखा। हाँ, खोखा बेच के क्या अमीर हो जाएगा। हाँ। ऐसे कुछ। हाँ। तो ये भैया जी भी मतलब उसका फ्लेवर कुछ दिखे, क्योंकि आपसे वो वाला एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो गया लोगों का कि यार कुछ वासेपुर देखिए जैसा। भैया जी की दुनिया शायद एक जैसी हो सकती है। भैया जी सरदार खान नहीं है। चलो भैया जी काहे दिखे, अगर आपसे कोई पूछे कि मनोज भाई, भैया जी उड़ा देंगे सरदार खान को, उसको इतना गोली मारेंगे कि पूरा बदन उसका छलनी हो जाएगा। क्या बात। भैया जी वसूल वाला आदमी है। भैया जी एक शांत आदमी है तब तक जब तक आप जो है ज़्यादा उनको जो है फॉर ग्रांटेड। तो मान लीजिए कोई आपका प्रशंसक पूछे जो वीडियो देखेंगे, वो कहें कि भाई हम भैया जी काहे देखने जाएं, हमने मनोज वाजपेयी को फैमिली मैन हम देखना चाह रहे हैं, हमने वासेपुर देखी, हम रिपीट देख लेते हैं, शूल अभी भी आती है। जिस वजह से आपने वो सब फिल्में पहली बार देखी थी, हाँ, उसी वजह से भैया जी देखने जाइए। क्या इसमें अच्छी फिल्म है। हाँ। अच्छा किरदार है, एक ऐसा किरदार जो आपने पहले नहीं देखा, एक ऐसी कहानी जो आपने पहले नहीं देखी। हाँ। और बाकी तो आप तो ट्रेलर में और टीजर में तो जो देख रहे हैं, उससे ज़्यादा बड़ा भौकाल है पूरी फिल्म में। रोमांस है आपका इसमें कुछ? ये भैया जी की शादी जो है, हाँ। बेचारे 45-45 की हो गई, लेकिन शादी नहीं हो पाई इनकी।
तो जब फ़िल्म शुरू होती है तो आपके साथ ही बहुत ब गलत बहुत हुआ। बहुत भगवान निजी ज़िंदगी में खुश कर दिए, लेकिन सिनेमैटिक ज़िंदगी में वाला दुःख दिए आपको। तो बेचारे की जब फ़िल्म शुरू होती है तो बेचारे जो है अब ज़िम्मेदारी से थोड़े मुक्त हो रहे हैं। हुँ। तो अब जो लड़की वेट कर रही थी उनका शादी का इतने साल से, तो अब जाकर के शादी होने वाला है। हाँ। लेकिन फिर कुछ न कुछ मनोज हो जी से जाता है। गाना गवाएँ आप लोग। हाँ, टाइटल मनोज सॉन्ग बड़ा ट्रेंड भी कर मैं रहा वो। मनोज जी का बहुत-बहुत मतलब उनका सच में शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने मनोज जी को फ़ोन किया, मनोज जी आप हम आपसे जो है बहुत खुश थे, परसों-नरसों जी, आए थे, यहीं बैठे थे आधी रात जी, को, बड़ा खुश थे। म्यूज़िक मैंने कहा अब जैसे ही बोला एकदम से फ्लाइट लिया पहुँच गए हुँ। मुंबई और 1 घंटे में 2 गाने को फ़ाइनल करके दूसरी फ्लाइट से वापस आ गए। मैंने वाह! कहा कि यार ये आदमी कमाल है इस और ये आदमी रिश्ते निभाना मुझे मुझे लगता नहीं है कि मनोज तिवारी से ज़्यादा अच्छा कोई होगा रिश्ते निभाने में, कोई नहीं। तो हिट तो आप ही किए थे ना? हैं? नहीं। देखो मनोज तिवारी कोई नया लड़का है। हाँ, वो कह रहे वो बता रहे थे, जी। ये हमने आपका इंटरव्यू सुना था, बट ये मनोज जी ने खुद ही बताया हाँ, कि हाँ। शूल पिक्चर में आप लोगों ने कहा जी, कि जी, जी। देखो मनोज तिवारी आया है, हाँ, हाँ। और ये पूरा रात को उन्होंने एक्सप्लेन किया हमें जी, कि कैसे शूल हुआ, फिर आप लोग का वो गाना कितना आइकॉनिक है, जिया जी। वो बिहार के जियो लाला, बिहार के लाला। और इसका वो भी भी ट्रेंड पे है। वो भी जो थी हमारी स्नेहा खानविलकर वो मुझे एयरपोर्ट पे मिली। हुँ। उसने कहा मनोज सर मुझे ना लास्ट का एक जो ऊँचे रेंज में गाना गाने वाला कोई बताओ मुझे मनोज सर और मुझे वासेपुर में वो गाना रिकॉर्ड करना है। आप जल्दी मेरी हेल्प कर दो। तो मैंने कहा यार मनोज तिवारी से बढ़िया कोई है ही नहीं। ऊँचे रेंज में वो आदमी उससे बेहतर तो कोई है ही नहीं हमारे पूरे इलाके में। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे नंबर दोगे? मैंने नंबर दिया। मनोज जी आए, 1 घंटे में स्नेहा का मुझे फ़ोन आया कि क्या मैजिशियन आदमी है। एक लाइन दिया और ये आदमी शुरू हो गया। लगातार इसने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करके चला भी गया। अरे उनको आप मुखड़ा देते हो, पूरा गन्नो बना हाँ, देते हैं। पूरा गाना बना देते हैं वो। अच्छा, बिहार में इतना मनोज काहे होते हैं? हाँ, मतलब पता नहीं एक मनोज कुमार जी का ऐसा प्रभाव हुआ मेरे समय में ख़ास करके। हाँ, तो इतने ये सब मनोज एक ही हुए। जनरेशन तो आप लोग की ही मतलब थी। रोटी कपड़ा मकान, क्रांति, शोर क्या-क्या फ़िल्में उनकी मनोज कुमार साहब की। लेकिन उनके साथ एक कमाल का एक मनोज कुमार साहब के साथ एक जितेंद्र। हाँ। तो हर गली में 4 मनोज, 2 जितेंद्र। मनोज अब तो इतने सारे हो गए हैं, थूक दो तो मनोज पे गिरेगा। पक्का, मैं गारंटी देता हूँ। आप भी थूको, देखो आप गिरेगा वहीं पे। एक मनोज ही खड़ा रहेगा वहाँ पे। अच्छा, हम क्योंकि समापन की तरफ अब है, शूल आपकी आई थी, हाँ, एक बड़ा अच्छा किस्सा उसमें आप सुनाए थे कि रवीना जी गई और सारा दोस्त लोग बोले, वो मिलवा दो। हाँ। हाँ, नहीं वो सब करते थे सब मैं जानता था कि ये सब होगा, लेकिन रवीना के आस-पास ना कम से कम 5 सर्कल होता था, जो कि मोतिहारी के एसपी ने दिया था वो पूरा। वो भी और फैन थे। मोतिहारी के एसपी नहीं, उनका मोतिहारी के एसपी का ज़िद था उस समय में हम्म। कि मैं शूटिंग करा के रहूँगा। मैं एक ट्रेडिशन सेट करना चाहता हूँ कि बिहार में शूटिंग हो सकता है और यहाँ पे कोई अपराधी जो है उसको रोक नहीं सकता है। तो रवीना उस समय की सुपरस्टार थी और वो एसपी ने मानना पड़ेगा यार, एसपी राजन करके थे, साउथ इंडियन थे और उन्होंने पूरी शूटिंग 25 दिन की शूटिंग मोतिहारी में उस आदमी ने कराई। कुछ 2-3 दिन की शूटिंग बेतिया में थी, लेकिन ज़्यादातर मोतिहारी में। जूही चावला जी से मुलाकात है? कभी अभी तो इधर तो नहीं, लेकिन हाँ, स्वामी फ़िल्म की थी मैंने उनके कब साथ। पूछे नहीं कि हमको मैडम कहाँ हटवा दी थी आप? अरे नहीं, ये पता नहीं कहाँ से ये सब चल रहा है। बड़ा वायरल रहा ये कि पता है आपको एक पिक्चर से हटवा दिया था उन्होंने। पता नहीं ये सब का पता किसी और सब आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में बड़े बात कौन बोलता है, क्या जा कर के निकलती है चीज़ें, ऐसी ये बात सही नहीं है। अच्छा, बिहार, अब क्योंकि लास्ट में हम हैं, आप बिहार से आते हैं, आपने कहा कि उतने साल पहले भी समस्या थी, अभी भी बिहार में, ये आखिरी क्वेश्चन बिहारी के तौर पर है। मनोज जी से मैंने पूछा कि उनका भी एक गाना था कि ए बिहारी, उसमें शुरू होता तो हमका बिहारी कहला हमरा का नीक लागल, लेकिन कह के तू हंस कह देला, ये लाइन थी हाँ, कि तुम हंस कह दिए, हाँ, बिहारी कहना ठीक है, बट हंसे क्यों? राइट। अब आप बम्बई में काम करते हो, अभी प्राउड बिहारी है या अभी भी थोड़ा होता है कि अगर कोई मैं कह। हमेशा से प्राउड बिहारी रहा हूँ। मैं दिल्ली में था तब भी प्राउड बिहारी था और मैं आज भी अपने माँ-बाप, भाई अब तो माँ-बाप है नहीं, भाई-बहन या जो मनोज तिवारी हैं या फिर पंकज त्रिपाठी हैं, हम लोग भोजपुरी में ही बात करते हैं और 50 लोगों के बीच में भी भोजपुरी में बात करते हैं। हमें बड़ा गर्व है हम जहाँ से आते हैं, लेकिन अगर किसी को उससे हँसी आती है, तो ये मेरे बारे में कोई कमेंट नहीं है। ये कमेंट उस आदमी के बारे में है,
कि जो वो हंसता है किसी मेरे क्षेत्र के कारण, उसको जिस बात से भी हंसता है, अ, ये बताता है कि उसकी परवरिश कैसी रही है। मैंने हमेशा ऐसा सोचा, मैंने किसी से कभी झगड़ा नहीं किया, कभी भी नहीं, इस बात को लेके, क्योंकि झगड़े से आप आप पे तंज कसा किसी ने कभी ऐसे थोड़ा वो सरकास्टिकली बिहार को लेके, बिहारी, हाँ, शुरुआती दौर में या एक जो परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं थोड़ा दिखाने की आप गवार हो, देहाती वो हो? बहुत साल पहले की बात अभी है। नहीं होता ऐसा? नहीं, अब तो मतलब क्या, आपके साथ नहीं, मैं आप तो चलो बड़े स्टार नहीं बन नहीं गए, नहीं, बट जो आपके स्टाफ होंगे या उनके साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज तो मेरे आमने-सामने तो मैं नहीं देखता हूँ। हम्म, पीछे की बात किसी ने कही नहीं है। हम एक समय था, वो समय था, वो 30-40 साल पहले का, हम्म, जब दिल्ली में हो या मुंबई में हो, जहाँ पे बिहार से आने वाले को सब समझते थे कि या तो ये अनपढ़ हैं, गँवार हैं, या फिर ये सब के सब या तो ये क्रिमिनल हैं। आप बात समझ रहे हैं? तो वो ये एक धारणा हटी है, क्योंकि जब बाद में लोगों को पता चला कि इस देश में सबसे ज़्यादा यूपीएससी हाँ, ये बिहार वाले हाँ इतने ना, यूपीएससी काहे क्लियर करते हैं ये? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब, पावर, पावर। दोनों चीज़ें उससे हासिल होती है ना। एक तो सरकारी नौकरी है, और उससे बड़ी सरकारी नौकरी कोई है नहीं, तो हमेशा एस्पायर तो बड़े के लिए किया जाता है। ठीक है, अब क्योंकि हाँ समापन है, फैमिली मैन में एक सीन था जहां आप उसका पकड़ के खींच लेते हैं, हाँ, उस पे मीम बहुत वायरल होता है। जी। एक मीम, एक सवाल उस पे लिख के आया कि कब आ रही भैया जी? 24 मई को क्योंकि उस पे भी मीम बना कि पकड़ किसी ने खींचा और लिखा भैया जी कब आ रही है? मेरे ख्याल से वासेपुर और फैमिली मैन हाँ, के ऊपर जितने मीम्स बने होंगे, मुझे लगता नहीं। और एक तीसरा है, यू कैन बी नॉलेजेबल बाय समवंस नॉलेज। हाँ, एक तीसरी ये फिल्म वाला है। डायलॉग याद है आपको सर? हैं? ये वाला डायलॉग याद है, इसका जो आप सुनाए थे? वो तो वो साइकियाट्रिस्ट मुझे बोल, वो काउंसलर मुझे हाँ, बोलता उसके है। बाद आप जो बोले थे। हाँ, ये भी गूगल में मिल जाएगा। हाँ, इसके बाद आप सुनाए थे दो पलट के। हाँ, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर। हाँ, उसके बाद गाली थी। साला कोट्स के लिए पैसा दिए थे। मीम्स भरा पड़ा, मतलब मैं कल चेक कर रहा था, एक तो या उस फिल्म का वासेपुर का और दूसरा फैमिली मैन का। जी, दो प्रोजेक्ट का जो है वो, मतलब मुझे इतने डीएम पे ये सब चीज़ें आती हैं, मैं बता नहीं सकता तो हूँ। खुश होते हैं मीम से या? भाई साहब, अब तो मतलब सुबह शाम अगर आप मेरे डीएम में वो ठोक के मारते रहो, तो आप खुशी के आगे खुशी भी कहीं ना कहीं स्टैग्नेट हो जाएगी तो ना। भैया जी तो आपने बता दिया कब आ रही है। जी, एक सवाल और जाता था लास्ट में, था फैमिली मैन 3 कब आ रही है? हम लोग शूटिंग कर रहे हैं अभी, इस साल तो पूरी शूटिंग में जाएगी। अगले साल देखते हैं किस समय चलिए, प्राइम वीडियो। भैया जी पे मिले हैं, उम्मीद करेंगे फैमिली मैन में फिर या मुलाकात हो। भैया जी, एकदम भैया जी का भौकाल बनाइए, फिर उसके पीछे फैमिली में आ ही जाएगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको थैंक फैमिली यू, मैन के लिए। थैंक यू थैंक यू सो मच शुभाकर, सर। थैंक यू।